नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो चैप्टर को अच्छे नोट्स के माध्यम से हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम में ली जाती है। कैसे काम में ली जाती है? देखिए, अगर हमारे को कोई भी वस्तु खरीदनी है ना, तो हम उसको पैसे देते हैं और वो वस्तु खरीद लेते हैं। इससे पहले क्या, जब मनी नहीं थी तो उससे पहले क्या काम में लिया जाता था? इससे पहले काम में लिया जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए तो सामने वाले के को भी वो चीज़ बेचनी हो जो मेरे को चाहिए, और मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए जो सामने वाले को चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आगे हम इसको और भी देखने वाले हैं कि इसने क्या हुआ, जो डुअल कॉन्सिडियंस है उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। मतलब दोनों को वो चीज़ें चाहिए, तभी आप उससे क्या कर सकते हो, बार्टर सिस्टम से क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को राइस चाहिए, ठीक है, चावल चाहिए, और जो सामने वाला है उसको वीट चाहिए, ठीक है, उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए, उसको गेहूं चाहिए। अब क्या होगा, अगर मेरे पास गेहूं है तभी मैं सामने वाले से क्या खरीद सकता हूँ, चावल खरीद सकता हूँ। अगर उसको वीट चाहिए तभी वो क्या करेगा, वीट वीट सब कुछ वीट बीट करते रहते हो। हाँ। तो अब हम देखने वाले हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है उसको किसके रूप में लिया जाता है? एक्सचेंज के रूप में काम में लिया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम में लिया जाता है। किस तरीके से? क्योंकि ये ट्रेड को क्या बनाती है, बहुत ही आसान बना देती है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मान लीजिए मेरे को गेहूँ चाहिए, तो मैं पैसे दूंगा और दुकानदार से गेहूँ खरीद लूंगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब मनी नहीं थी, जब मनी की फॉर्म नहीं थी, इससे पहले हम क्या करते थे, जैसे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरे पास गेहूँ है और मेरे को चावल खरीदने हैं, तो सामने वाले को गेहूँ, मान इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, मेरे को चाहिए गेहूँ, वीट चाहिए मेरे को, ठीक है, मेरे को वीट चाहिए। अब एक आदमी के पास वीट है, एक आदमी के पास क्या है, वीट तो है, ठीक है। अब मेरे को वीट चाहिए तो इससे मैं वीट लूंगा, लेकिन इसके बदले मेरे को क्या देना पड़ेगा? मेरे पास राइस है, क्या है मेरे पास, राइस। जैसे मेरे पास राइस है, ठीक है, राइस है। अब उसको भी किसकी डिमांड होनी चाहिए? राइस की डिमांड होनी चाहिए, तभी मैं उससे क्या खरीद पाऊंगा, वीट खरीद पाऊंगा। अगर उसको मान लीजिए उसके पास वीट भी है, सॉरी राइस भी है, तो क्या वो मेरे से वीट के बदले राइस खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसलिए इसमें क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस होगा। जो होता था उससे जो मनी है उसने ये डुअल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम है, इसको समाप्त कर दिया गया, जो बार्टर सिस्टम में हमारे को देखने को मिलती थी। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों को वो चीज़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास चावल है तो उसको चावल की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी मैं क्या खरीद पाऊंगा, चीज़ें खरीद पाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ शू मेकर मैन्युफैक्चरर अर्न मनी बाय सेलिंग शू इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट बाइंग इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट बाइंग wheat and then uses that money to buy wheat। देखो, अब एक जूता जो शूज मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, अपने शूज बेचता है, ठीक है, और वो उससे क्या कमाता है, पैसे कमाता है, और फिर वो जो पैसे कमाए ना, उससे क्या खरीदेगा, वीट खरीदेगा। इससे पहले क्या होता था, जो जूता है, जूता मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लीजिए जूता बनाने वाला है, तो वो जाएगा और क्या, किसके पास जाएगा, जो अनाज बेचने वाला है उसके पास जाएगा और अपना जूता देगा और उससे गेहूं खरीदेगा। आज भी हालांकि जो बार्टर सिस्टम है वो गांव में चलता है, गांव में चलता है। जैसे अगर आपने सब्जी खरीदी तो आप उसको गेहूं देते हो, गेहूं के बदले वो सब्जी देता है, या गेहूं के बदले तरबूज, आइसक्रीम वगैरह गांव में देखने को मिलता है। आज भी चलता है बार्टर सिस्टम, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको भी पैसे के रूप में कन्वर्ट करके बाद में दिया जाता है, ठीक है। मनी प्ले अ क्रूशियल रोल इन
ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ डुअल कोइंसिडेंस। ठीक है ना, तो इसने जो मनी है ना, इसने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है, जिससे जो डुअल कोइंसिडेंस है, इसकी समस्या जो है वो समाप्त कर दी है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है ना, तो आप उसको मनी दे सकते हो और उससे वो चीज़ ले सकते हो। लेकिन मनी से पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो आप सामने वाले को वो चीज़ दोगे, बदले में वो उस चीज़ को देगा। तो यहाँ पर बहुत सी बार हमारे को जो डुअल कोइंसिडेंस है वो देखने को मिलता था। तो इससे मनी ने, जो मनी है उसने इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला अगला देखने वाले हैं हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखने वाले हैं। वर्तमान जो वर्तमान की जो मनी है वो किस तरीके से है। तो स्टार्टिंग में किस तरीके की मनी चलती थी। स्टार्टिंग में इनिशियली जो मनी चलती थी वो अपन देखते हैं कि पहले ग्रेन, जो अनाज है और जो केटल है, उसको काम में लिया जाता था। पहले, इससे पहले क्या, जब मनी नहीं थी या जब सिक्के नहीं थे, इससे पहले किसको काम में लिया जाता था। इससे पहले काम में लिया जाता था ग्रेन्स, जो अनाज है, और जो केटल, जो पशु है, उनको काम में लिया जाता था। किसके रूप में, मनी के रूप में या एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, इसके बाद में क्या बनाए गए, जो चांदी सोने के जो डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल है, उनके क्या बनाए गए, कॉइन्स बनाए गए, सिक्के बनाए गए। ठीक है, इससे पहले जैसे जानवर हो गया या जो गेहूं हो गया, इनको मनी ऑफ एक्सचेंज की जो एक्सचेंज है उसके रूप में काम में लिया जाता था, केटल और ग्रेन्स को। लेकिन इसके कुछ समय बाद में क्या होता है, जो मेटल है, मेटल से जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर है, इनके जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं, वो बनाए जाने लगे और फिर इनको क्या, किस में उपयोग में लिया जाने लग गया। आ गई बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद क्या क्या हुआ, वर्तमान में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, उसमें हम देखते हैं कि पेपर नोट हो गया, मेटल के कॉइन्स हो गए। जो ये मेटल के कॉइन्स है ना, ये इनसे अलग है। ये जो सोने चांदी के कॉइन्स है, इनसे अलग है। यहाँ पर क्या नहीं होता, ये फिजिकल कम्युनिटी लाइक गोल्ड सिल्वर के जैसे नहीं है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये प्रेजेंट टाइम की जो मनी है उसकी फॉर्म है। अब आगे देखने वाले, और ये आने के पीछे जो कारण है ना, जैसे मान लीजिए पहले गोल्ड और सिल्वर जो चलता था, उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती गई। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो इतना सोना और चांदी लाना बहुत ही मुश्किल था। इस कारण क्या हुआ कि जो नए पेपर नोट है वो एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखते हैं, इन इंडिया नो वन कैन इन इंडिया नो वन कैन लीगली इन इंडिया नो वन कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन रुपीज़। अब देखो, भारत में जो है ना, भारत, उसमें आप कोई भी आपसे इंडियन जो रुपी है ना, उसको मना नहीं कर सकता लेने से। क्योंकि इंडिया की जो ऑफिशियल क्या है, करेंसी क्या है, रुपी है। तो भारत में कोई भी आपसे इंडियन जो रुपी है उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। आगे बात समझ में आपको। तो इंडियन रुपी को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट इन इंडिया। और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भारत में जो करेंसी नोट है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं। करेंसी नोट जो है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा करेंसी नोट इशू किया जाता है। ठीक है ना। अब और यहाँ पर कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, आपका जो रुपया है उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहाँ पर इंडिया में क्या करता है, रुपया बनाने का काम करता है। कितने रुपया, दो से जितने भी अभी वर्तमान में चल रहे हैं 500 रुपये तक की जो नोट है वो सब कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और 1 रुपये के जो नोट है वो बनाता है कौन, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बनाए जाते हैं 1 रुपये के नोट वगैरह। ठीक है ना। बाकी के जो नोट है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में जो करेंसी का जो इशू करने की का जो काम करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बहुत सी बार शॉर्ट फॉर्म जो आरबीआई है उसमें भी लिख दिया जाता है। आरबीआई भी याद रखना, बहुत सी बार आरबीआई आ जाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो याद रखना कि भारत में कोई भी जो व्यक्ति है वो पैसा रुपये में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। और भारत में जो रुपया है, जो पैसा, इंडियन करेंसी है, जो इंडियन करेंसी है वो किसके द्वारा इशू की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और वो भी 2 से 500 के, जो वर्तमान में 500 रुपये तक के जो नोट चल रहे हैं वो।
₹1 का जो नोट है वो जो किसके द्वारा बनाया जाता है, ₹1 का नोट किसके द्वारा छापा जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखने वाले हैं हम बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या होता है, जो हम बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं उसे कहा जाता है बैंक डिपॉजिट। और जब भी हमारी नीड होती है तब हम उसको निकाल रहे हैं, तो पीपल डिपॉजिट दियर अर्निंग इन बैंक, अ प्रोसेस नॉन एज डिपॉजिटिंग। तो जो पैसे लोगों के पास जो पैसा बचता है उसे लोग बैंक में जमा करा देते हैं और इसे ही डिपॉजिटिंग कहा जाता है। दिस इज अ कन्वीनियंस फॉर पीपल एज दे कैन विड्रॉ द मनी वेन एवर दे नीड। तो जब लोगों के पास ज़्यादा मनी होती है, जब मान लीजिए मेरी आवश्यकता से अधिक मेरे पास पैसा है, तो मैं उसे बैंक में जमा करा दूंगा और जब भी मेरे उस पैसों की आवश्यकता होगी तब उन पैसों को मैं निकाल लूंगा। ठीक है, दे कैन ऑल्सो कीप देयर एक्स्ट्रा कैश सेफली इन द बैंक। और जो वो अपनी जो एक्स्ट्रा जो पैसा है उसे कहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो बैंक है इसके जो आपने जो जमा करवाया बैंक में पैसा, उसके लिए क्या देता है, इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है, आगे ब्याज भी वो बैंक देता है। जो आपने पैसा जमा करवाया उसका बैंक क्या देता है, ब्याज भी आपको देता है। अगला देखने वाले हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मनी डिपॉजिट इन अ बैंक दैट पीपल कैन विड्रॉ वेन एवर दे वॉन्ट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा आपने बैंक में जमा करवाया ना, उसे आप जब चाहे तब निकाल सकते हो और उसे ही क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं चेक। चेक क्या होता है, तो चेक क्या होता है, देखिए, अ चेक इज अ मीडियम दैट फॉर अलाउ पीपल टू मेक पेमेंट विदाउट डायरेक्टली विड्रॉविंग कैश फ्रॉम दियर अकाउंट। देखो चेक क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक कागज का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, वो आप किसी व्यक्ति को दे देते हो। जितना पैसा आपको उस व्यक्ति को देना है, तो वो पैसा उसमें लिख के देना है। और फिर वो जो जिस व्यक्ति को दे रहे हो वो कहीं पे भी ले जा सकता है और वो अपने बैंक अकाउंट में जाके उसको जमा करा देगा। और जितना पैसा आपने भरा था उसमें उसको पे किया था चेक के माध्यम से, वो वहाँ से उसके अकाउंट में विड्रॉ करवा सकता है, निकलवा सकता है। आगे बात समझ में, और भी इसे आगे समझेंगे अच्छे तरीके से। चेक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार। तो क्या होता है, अ चेक इज एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक पर्सन और इंस्टीट्यूशन, द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इन अ फ्यू डेज, कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन विदाउट एनी कैश पेमेंट। तो हम बिना, जैसे मान लीजिए मेरे को 5 लाख रुपए देने हैं किसी, जैसे मैंने कोई कार खरीदी, अब या तो मैं घर से 5 लाख रुपए लेके जाऊं, या एक चेक है, चेक में 5 लाख रुपए लिख के उस जो कार कंपनी है उसको दे दूं। तो कितना आसान रहेगा, मेरे को केवल एक कागज का टुकड़ा लेके जाना है और एक 5 लाख रुपए लेके जाना है। बहुत सी बार क्या होता है, चोरी वगैरह भी हो जाती है। तो चेक इस तरीके से आप बिना कोई पैसा दिए किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। और इसकी पूरी जानकारी हम और भी आगे देखने वाले हैं। तो किस तरीके से चेक लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे ऊपर ऊपर हम लिखते हैं डेट। ये देखिए डेट, पहला हम देखने वाले हैं डेट। जो इस जगह पर ये डेट लिखी जाती है, दिख रहा है आपको, डेट यहाँ पे लिखी जाती है। Write the current date in the top right corner of the check. A check is valid only for 3 months from the date of issue. जितनी तारीख आपने लिखी ना, उससे 3 महीने तक ही वो चेक क्या रहता है, वैलिड रहता है, 3 मंथ तक। जैसे आपने 10/6/2016 लिखा, तो ये जो चेक है 10/9/2016 तक ही वैलिड रहेगा। अगर तब तक आपने इसको बैंक में जमा नहीं कराया तो ये चेक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। फिर लिखना है अपने को पेज नेम, जिसको पे करना है, जिसको पैसे देने हैं उसका नाम लिखना है पे लाइन में। राइट द नेम ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, और किसी इंस्टीट्यूशन का नाम भी, कंपनी का नाम भी आप लिख सकते हो जिसको पे कर रहे हो। ये देखिए आप यहाँ पर किसको पे कर रहे हैं, जैसे प्रेम कुमार को मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द नेम क्लियरली एंड करेक्टली टू अवॉइड एनी इशू व्हेन द पे इज डिपॉजिटेड। तो आपको ये जो नाम है ना, बहुत ही सावधानी से साफ अक्षरों में लिखना है, ताकि जब वो जिसको पे किया है जब वो बैंक में जमा कराए तो कोई इशू देखने को नहीं मिले। फिर अपने को देखना है कि अमाउंट, कितना अमाउंट, जितना अमाउंट आपको भरना है। फर्स्ट राइट द अमाउंट इन न्यूमेरल इन द बॉक्स, देन राइट द सेम अमाउंट इन वर्ड ऑन द लाइन बिलो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ये जो डिब्बा लिखा हुआ है इसमें जितने भी आपको पैसा
देना है सामने वाले को, उसको इसमें यहाँ पर लिखना है, अंकों में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर लिखना है, इसको वर्ड में लिखना है। आप हिंदी या अंग्रेजी जो भी है उसमें लिख सकते हो। फिर आप मेक श्योर द अमाउंट इन वर्ड मैचेज द अमाउंट ऑफ न्यूमेरियल। तो जो नंबर में आपने जो नंबर में जो आपने अमाउंट लिखा है और जो वर्ड में लिखा है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। और अपने को क्या करना है, बाद में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द चेक, योर सिग्नेचर मस्ट मैच द वन ऑफ फाइल विद योर बैंक। और यहाँ पर फिर अपने को क्या करना है, साइन कर देने, और साइन वही करने हैं जो आपके बैंक। आगे बात समझ में, तो आपको वही सिग्नेचर करने हैं, आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो आपके किस में हो रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में। तो अब हम देखने वाले हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक की जो लोन एक्टिविटी है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो जो बैंक की जो मेन इनकम होती है, जो बैंक की जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है। आगे बात समझ में, जो जो किससे लेता है, ये जो लोन लेने आता है उससे चार्ज करता है। ये जो लोन जो व्यक्ति लेते हैं उनसे जो इंटरेस्ट लेता है वो ज़्यादा होता है, जो इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर को पे करता है। मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने अपने 100 रुपये मान लीजिए कहाँ पे जमा कराए, बैंक में जमा करवाए, ठीक है। अब बैंक मेरे को 6% के हिसाब से क्या दे रहा है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। अब बैंक से कोई व्यक्ति आया, ये 100 रुपये लेने, लोन लेने आया। अब बैंक इसको देगा 12 रुपये में, 12 रुपये के इंटरेस्ट रेट से बैंक इनको पैसा देगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, बैंक कितने रुपए के हिसाब से देगा, 12 रुपये के हिसाब से देगा। अब जो ये 6% का जो ब्याज बचाना, यही क्या कहलाएगी, बैंक की इनकम होगी। ये जो 6% जो होगी ये बैंक की इनकम होगी। आगे बात समझ में, इस तरीके से बैंक पैसा कमाता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट इज द बैंक्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। और जो ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो बैंक ने पे किया है और जो बैंक ने लिया है, यही क्या होता है, बैंक की इनकम होती है। आगे बात, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अब लोन एक्टिविटी किस तरीके से वर्क करती है देख लेते हैं एक बार और, प्रोसेस किस तरीके से प्रोसेस वर्क करती है। डिपॉजिटर्स पुट मनी इन द बैंक। डिपॉजिटर क्या करते हैं, बैंक में मनी जमा कराते हैं। द बैंक यूज दैट मनी टू गिव लोन टू बोरोवर। और जो बैंक है, जो मनी इस डिपॉजिटर ने बैंक में जमा कराई उसको किसको देगा, लोन लेने वाले को देगा। बोरोवर्स रिपे लोन विद इंटरेस्ट। और जो जिसने उधार लिया है वो बैंक को किसके साथ देगा, लोन जो लिया है वो इंटरेस्ट ब्याज के साथ देगा। द बैंक गिव अ पोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर एंड कीप द रेस्ट एज प्रॉफिट। अब जो कुछ पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट के रूप में जिसने जमा करवाया पैसा उसको देगा, और बाकी को प्रॉफिट के रूप में वो खुद रख लेगा। तो इस तरीके से ये आज हम यहाँ पर ही अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे। अगला जो सेकेंड पार्ट है वो जल्दी लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।